तो मॉनेटरी पॉलिसी में आज कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उसको बरकरार रखा गया है और आने वाली तिमाहियों में ऑब्वियसली जिस तरह से ग्लोबल संकेत यहाँ पे सामने आएंगे उसके मुताबिक आरबीआई जो है घरेलू फ्रंट की चीज़ों की तफ्तीश करेगा, सिनेरियोज को देखेगा, उसके मुताबिक पॉलिसी पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन उसके अलावा अब आपके लिए एक निवेशक होने के नाते और एक कर्जदार होने के नाते, लोन के कर्जदार होने के नाते क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक दिग्गज पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुनील सुब्रमण्यम, एमडी सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड, एआर हेमंत, कम्युनिकेशंस हेड बैंक बाजार, रवनीश जैन हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम और फंड मैनेजर कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सुनील सर, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि इन अ नटशेल आम भाषा में व्यूवर्स को बताइए कि पॉलिसी में कुछ ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ठन गोपाल एक बार फिर से निवेशकों के लिए, कर्जदारों के लिए। कर्जदारों के लिए तो जरूर कुछ खास नहीं हुआ है, मगर एक इक्विटी में निवेश के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ आरबीआई ने कहा कि ग्रोथ के जो अनुमान है आने वाले तिमाहियों में वो पिछले जो अनुमान थे उससे बेहतर है। एट द सेम टाइम महंगाई जो इन्फ्लेशन के है वो थोड़ी घटते हुए दिख रहे हैं। यानी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो हाथी, इन्फ्लेशन का हाथी बाहर घूम रहा था, अभी वापस जंगल में जाने की कोशिश कर रहा है, उस रास्ते में जा रहा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में एक सॉफ्ट इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ, इसको कहते हैं स्वीट स्पॉट, यानी बहुत एक जो कहते हैं सिंड्रेला मोमेंट, माने इक्विटी निवेश के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि आने वाले दिन में ना ही देश की ग्रोथ बट कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के कारण। तो निवेशक को और ज्यादा अपना अलोकेशन में इक्विटीज में एसआईपी के जरिए करने की सलाह दूंगा इस पॉलिसी से, क्योंकि आरबीआई का जो डेटा आता है वो बहुत मजबूत होता है और उसमें इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम फॉरेन करेंसी रिजर्व $640 बिलियन से ज्यादा, और इंडिया का करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है इस रीजन में। तो ये सब अच्छी खबरें हैं और इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, तो एक दिलचस्पी जो है मार्केट में, मार्केट लाइफ टाइम हाउस पहुंचता जाएगा और निवेश करने के लिए अच्छी, एक कोई भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं आई। यही सबसे अच्छी खबर मैं कहूंगा आरबीआई के पॉलिसी के जरिए। मजबूती के साथ खड़े हैं। अक्रॉस एसेट क्लास हम देख रहे हैं, जो चाल है वो फर्राटा है। इक्विटीज की बात करें, आप डेट की बात करें, सोने की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी आग लगी हुई है तेजी की। ठीक है, लेकिन अवनीश, अब थोड़ा सा जो है मामले को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हाईलाइट की गई हैं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, खासतौर से आईएमडी का फिलहाल जो 3 महीने का अनुमान है वो भीषण गर्मी का है। नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा गर्मी का अब तक अनुमान किया गया है। हालांकि बरसात को लेकर इतना जल्दी कोई अनुमान पेश करता नहीं है, लेकिन अगर ये लंबा चला तो हो सकता है बरसात को लेकर दिक्कत आ जाए। शॉर्ट टर्म ट्रिगर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसका असर हम देख रहे हैं महंगाई पर पड़ेगा। जिस तरह से हमने क्रूड में आग लगती हुई देखी है, फिलहाल अगर ये लंबा चल गया हमारा तो मामला एक बार फिर से महंगाई की ओर जो है वो पल्ला भारी हो जाता है, उसके बढ़ने के आसार हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो वो थोड़ा करके ऊंचाई तक अब जानी शुरू कर दी, उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। ये ओवरऑल सिनेरियो आपको डेट निवेश के लिहाज से कैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम दुनिया के देशों की बात करें तो यूरोप जो एवरेज इन्फ्लेशन है वहाँ पे इन्फ्लेशन अब कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस में डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब जो रेट कट्स पहले होने वाले थे अब वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं और वो डिले होते जा रहे हैं डेटा के दम पर। अभी फिलहाल जो स्थिति है अनिश्चितता की, हमारे घरेलू ट्रिगर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब तक बाहर की चीज़ें नहीं सुधरेंगी हम यहाँ पे अपने रेट कट्स नहीं शुरू कर सकते या उनको हिला नहीं सकते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से आने वाली तिमाहियों में भारत में स्टैंड दिखाई देगा डेट पोर्टफोलियो के लिहाज से और निवेश विकल्पों के लिहाज से? क्या बदलाव तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए? अगर हम ट्रिगर्स देखें तो सबसे नजदीकी जो ट्रिगर है, अभी पॉलिसी तो चली गई है और जैसा कहा गया है कि पॉलिसी में चेंज नहीं है कुछ, और आरबीआई चाहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% की तरफ जाए ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आरबीआई के पास पॉलिसी स्पेस है टू रिमेन ऑन पॉज फॉर सम मोर टाइम, कि कुछ देर के लिए और वो पॉज पे रह सकते हैं और उससे ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आरबीआई का जो अभी
एम है वो है कि 4% ग्रोथ पे पहुंच जाए किसी तरह। तो अभी जो नजदीकी ट्रिगर रहेंगे वो रहेंगे जो इनफ्लो आने वाला है, इंडेक्स इनफ्लो जो कि एक्सपेक्टेड है जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स के। तो वो जून से स्टार्ट होंगे और अनुमान ये है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर का इनफ्लो पूरे वर्ष में आ सकता है। तो उसका अनुमानित करीब 1.5 से 1.25 लाख करोड़ का इनफ्लो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में दिखेगा। उसकी वजह से मार्केट सपोर्टेड रहेगा। अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये उसकी वजह से भी है कि मार्च में कोई गवर्नमेंट के ऑक्शन नहीं थे, उसकी वजह से सप्लाई प्रेशर नहीं था। अभी वापस से ऑक्शन शुरू हुए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बट ऐसे यहां से ज्यादा ऊपर जाता हुआ लग नहीं रहा है रेट साइकिल। रेट कट तो डेफिनेटली अभी नहीं दिख रहा है। आई थिंक एक बार यूएस फेड का जो रेट कट हो जाएगा थोड़ा सा 25 से 50, तो आरबीआई थोड़ा सोचना शुरू करेगा रेट कट के बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी स्टांस भी चेंज नहीं किया है। तो जब स्टांस चेंज होगा तो आपको कुछ फिर मिलेगा कुछ देखने के लिए कि प्रॉब्ली नेक्स्ट 1-2 पॉलिसी में रेट कट ईजिंग हो सकता है। तो अभी जैसे बोला गया है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है और इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, तो आरबीआई के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है और उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है अभी मार्केट में। ऊपर से अगर देखा जाए तो फिस्कल का भी कंसोलिडेशन है, तो ओवरऑल आपका बोरोइंग नंबर्स भी इस साल कम रहेंगे। तो ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा, चाहे मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे ना गिरे या रेट्स ना रैली करें, पर ऐसा ऊपर में ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट साइडवेज मूव करेगा एंड इन्वेस्टर्स को आई थिंक अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहना चाहिए डेट में, क्योंकि लग तो रहा है कि 1-1.5 साल में इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है जब रेट कट एक्चुअली शुरू होंगे। अब ये फायदा तो जब होगा तब होगा, लेकिन हेमंत, ईएमआई का तो बोझ कम नहीं हो रहा यार, क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा है और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिनेरियो है क्योंकि हम 2023 में बिल्कुल। भी अलग अलग। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है हेमंत, बताइए। ओके, सो हम ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिनेरियो है और 2023 में भी हम अलग अलग पॉइंट्स पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट्स गिरेंगे और 24 में भी हमारी वही एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो जो वेट है वो लंबा होता जा रहा है और अभी तो बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन शॉक्स तो होते रहते हैं और 24 में रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हम पॉजिटिव रहेंगे कि इस साल कभी ना कभी रेट्स होने वाले हैं, बट मेरा पॉइंट यह है कविता कि रेट कट्स नहीं भी हो रहे हो तो आप प्रोएक्टिवली अपने ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपना लोन चुका पाने के लिए। होम लोन स्पेशली सबके लिए बहुत बड़ा कर्जा रहता है, उसका इंटरेस्ट जो बर्डन है बहुत ज्यादा रहता है, तो आप प्रोएक्टिवली उस इंटरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं अपना साल का प्लान बनाकर और एक 5 ईयर प्लान बनाकर, और उसके जरिए आप इंटरेस्ट कम कर लेंगे और आपका लोन भी जल्दी चुक जाएगा। और इंटरेस्ट रेट्स जब भी गिरेंगे फ्यूचर में उसका आपको और भी फायदा होगा क्योंकि आप अपने टैक्टिक्स के थ्रू आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आगे होंगे और उस पोजीशन का आपको फायदा होगा जब रेट्स गिरने लगेंगे। कविता। सुनील सर, अब क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं तो कमाई के नगीने आपसे जानना तो बनता ही है। हालांकि शॉर्ट टर्म बातें तो आप भी नहीं करते हैं और जब भी निवेश की हम बात करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म नजरें रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने क्योंकि इतनी बाजार की साइकिल देख ली है सर अपने अनुभव में, अमूमन जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो बाजार की चाल में आपको कितनी बढ़त दिखाई देती है और अब की बार का जो सिनेरियो है वो कितना अनयूजुअल है, जरा कंपेयर करके बताइएगा। देखिए, इस बार इलेक्शन का माहौल पिछले इलेक्शन से बहुत डिफरेंट है। मैं क्यों कह रहा हूं ये कि 2014 के इलेक्शन में तो कोई मोदी जी की जीत का इतना एक क्लियर अनुमान नहीं था, राइट? वेव्स थे, बातचीत थी, क्लैरिटी नहीं थी। और 19 में जो हुआ था उसमें भी आप देखें तो कुछ एक हिचकिचाहट थी कि क्या मोदी जी की वापसी होगी तो पूरा बहुमत एक स्ट्रांग मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बार एक कंप्लीट क्लैरिटी मैं कहूंगा है, क्योंकि दिसंबर में जो हम कहते हैं सेमीफाइनल जो हुआ था वहीं पे एक सिग्नल मिल गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, शायद कितना मेजोरिटी मिले उसी पे डाउट है,
और इसलिए आपने देखा कि एफआईएस ने करीबन 70,000 करोड़ दिसंबर महीने में ही डाल दिया था। तो प्री इलेक्शन का जो भी रैली आप समझे वो शुरुआत हुई थी दिसंबर से ही, राइट। तो अब क्या हुआ है कि मार्केट में ये इलेक्शन अभी मोर और लेस डिस्काउंटेड है। पहली बार ऐसी हुआ है कि इलेक्शन एक्चुअली एक नॉन इवेंट बन रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आती जा रही है और गवर्नमेंट की बातचीत भी है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये रिफॉर्म्स करेंगे, आरबीआई को तैयार रहना चाहिए, ये कहना चाहिए। तो अब सोच जो है इस इलेक्शन के ऊपर ये है कि अगर ये गवर्नमेंट 15 साल यानी 2014 से 29 तक चल रही है तो कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कितना बदलाव आ सकता है। क्या इंडिया इस 7% के ग्रोथ रेट से एक डबल डिजिट ग्रोथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड पहुंच सकता है, और वो होगा तो क्या बदलाव आ जाएगी, कौन से सेक्टर्स में अच्छा रुझान होगा, ये बात के ऊपर मार्केट का ध्यान है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लॉन्गर टर्म निवेशक बहुत आ रहे हैं इंडिया के अंदर, बाहर से भी, और डोमेस्टिकली भी एक बिग शिफ्ट हुआ है कि जो एसआईपी का अप्रोच कोविड के टाइम में 8,000 करोड़ था मंथली एसआईपी बुक, अब 19,000 करोड़ है। और मेरा मानना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर वो ये 25,000 करोड़ भी टच कर सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल जो आ रहा है ना, वो फिर ऑटोमेटिकली लॉन्गर टर्म ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो ये बदलाव मैं देख रहा हूं कि पिछले इलेक्शन में एक शॉर्ट टर्म इलेक्शन प्लॉय की तरह बहुत स्पेकुलेटर्स आते थे, प्री इलेक्शन में कभी रैली होता था, फिर इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन करेक्शन होता। इस बार एक सस्टेनेबिलिटी दिख रही है फ्लोज में। तो इलेक्शन का यही मैं कहूंगा कि इस बार ऑलमोस्ट एक नॉन इवेंट फ्रॉम दी आउटकम, मगर डेफिनेटली एक बजट है इलेक्शन के बाद जहां पे बहुत उम्दे डिसीजंस लिए जाएंगे और उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसमें दो राय नहीं है कि जो हम एसआईपी इन्फ्लोज देख रहे हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर है, और जो भले ही आप फोलियोज के लिहाज से देख लीजिए, जिस भी लिहाज से देख लीजिए, पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए बढ़ी है। लेकिन सुनील सर, हम ये भी तो सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं ना कि बाजार में एक जोरदार गिरावट आई और यही लोग हैं जो सबसे पहले अपनी एसआईपी बंद करेंगे, यही लोग हैं जो सबसे पहले अपने खाते बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने गिरावट तो देखी ही नहीं है ना बाजार में। तो वो सामना कैसे किया जाएगा? वो होता है लमसम में। मेरे ख्याल में जो एसआईपी के निवेशक है 65% एसआईपी 5 साल के लॉन्गर टेन्योर पे है। और आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी जो है वो अच्छी तरह इन्वेस्टर को समझा रही है कि ये गिरावट आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो होता ही है, मगर उसके साथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी आपको यूनिट सस्ते में मिल रहे हैं, ये जानकारी एम्फी की जो म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन है और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बता रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर की आउटलुक में मैंने उतना नहीं देखा कि ये फेब और मार्च की करेक्शन में इतने सारे एसआईपी बंद हुए, नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें तो रिसेंट मंथ के एसआईपी बुक और भी बढ़ गई थी। तो इन्वेस्टर का एक मैच्योरिटी हो गया है, नंबर 1। और इसका दूसरा कारण है कि बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में आप अभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की गिरावट के बाद भी अच्छे रिटर्न एक साल में, अब अप्रैल टू मार्च देखिए 70% रिटर्न है स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में, आफ्टर टेकिंग अकाउंट फरवरी मार्च का करेक्शन। तो निवेशक शायद जिसने जनवरी में खोला होगा उसके एसआईपी, तो फरवरी और मार्च में गिरावट दिख रही है, वो बहुत एक छोटी, मगर जिसका 2 साल का एसआईपी चल रहा है उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है मैच्योरिटी वैल्यू में, ये करेक्शन के कारण। और सेकेंड ये मैं कहूंगा, इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी क्या होता है कि क्योंकि एसआईपी बुक हर महीने ये 19,000 में से करीबन 8 से 9,000 करोड़ स्मॉल एंड मिड कैप खरीदने लायक पैसा फंड मैनेजर्स के पास आ रहे हैं। तो जैसे उधर करेक्शन हो रहा है, फंड मैनेजर्स खरीदारी कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए बाउंस बैक भी हो रहा है मार्केट में। तो मेरी पुरानी बातें जो थी कि एक वॉलिटिलिटी आ गया तो इन्वेस्टर बाहर दौड़ निकले, वो बात अभी नहीं रही। मैच्योरिटी इंप्रूव हो गया है, डेप्थ इंप्रूव हो गया है, और एसआईपी का रूट अपनाने से वो एक प्रोटेक्शन भी आ गया है। चलिए, आपके साथ और भी बात करेंगे क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक आपकी क्या कॉल्स रहने वाली है उस पर मुझे जानकारी चाहिए। लेकिन अवनीश, अब ये बताइए, शॉर्ट टर्म में अगर डेट में पैसा कमाना हो तो मौका अभी भी है कि अभी ही मौका है? लॉन्ग टर्म के लिए भी आप पार्क कर दीजिए, बीच में वॉल्टिलिटी होगी, लेकिन अगर पैसा निकालेंगे नहीं तो सेफ रहेंगे। आई थिंक मार्केट इतना मूव नहीं हुआ है जितना लोगों को लग रहा है। इन्फ्लोज अभी भी आ रहे हैं, एफआई के इन्फ्लोज देखें तो आई थिंक इस साल में ही जनवरी से लेकर मार्च तक 7 बिलियन का इन्फ्लो आ गया है एफआई का। सो डेट में अभी भी रेट्स ऊपर ही है। अगर 2-3 साल के आप कॉर्पोरेट बॉन्ड देखें तो वहां पर काफी वैल्यू अवेलेबल है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लेवल अभी भी
10 के आसपास है 10 ईयर, तो ऐसा कोई रैली मेजर रैली नहीं हुआ है। ऊपर में लास्ट ईयर 7.35-40 तक गया था, तो 15-20-25 बेसिस का रैली हुआ है। अभी रेट कट वाला रैली शुरू हुआ नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी है कि वो डाल सकता है पैसा डेट में, लॉन्ग टर्म व्यू से, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू 1-1.5 साल व्यू से, क्योंकि जब रेट कट फेड का होगा तो आरबीआई भी शायद 1-2 रेट कट करने की सोचेगा। ओवरऑल थोड़ा ग्रोथ पे इस हाई रेट का इम्पैक्ट आना चाहिए। वो डिले हो रहा है थोड़ा, बट वो देखना पड़ेगा कैसे आएगा इम्पैक्ट। यूएस में जब आएगा तो इंडिया और ग्लोबल इम्पैक्ट भी आता है, तो वो देखना पड़ेगा। तो 1-1.5 साल में मेरे को लगता है कि डेट में पैसा बन सकता है, और निवेशक को इस लेवल पे भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 1-2-3-4 महीने से तो मार्केट वहीं पड़ा है। अगर आप जनवरी फरवरी से देखें तो ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं आया है, और शॉर्ट टर्म रेट्स अभी ठीक हो गए हैं क्योंकि लिक्विडिटी काफी इंप्रूव हो गई है। दिसंबर जनवरी में लिक्विडिटी टाइट हो गई थी। फरवरी मार्च में आरबीआई ने रेपो के ऑक्शन, रिवर्स रेपो के ऑक्शन करके इन्होंने लिक्विडिटी को संभाला है, और लिक्विडिटी अभी अच्छी हो गई है। तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी को डालना है, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फंड्स में भी पैसा बन सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई है। उससे शॉर्ट टर्म रेट्स पे इम्पैक्ट आएगा और रेट्स नीचे आएंगे, तो वहां से देखा जाए तो वहां से भी पैसा बन सकता है। से कमाई की तो बात कर ली है, लेकिन अब चुकाने की रणनीति भी जाननी होगी। और हेमंत, ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जिस पर ना मुझे आपसे बातचीत करनी है। एक तो मैं चाहती हूँ कि पीनल चार्ज, पीनल इंटरेस्ट की जो खबर आई है उसको आप ज़रा समझा दीजिए दर्शकों को। दूसरा, अब ये भी जानना है कि अलग अलग बेंचमार्क से जो रेट्स लिंक होते हैं, क्या सभी बैंकों ने या सभी तरह के बैंकों ने इसको पास ऑन करना शुरू कर दिया है? अगली बार जब रीसेटिंग पीरियड आएगा आपके लोन का, तो आपको अपना लोन जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या सब कुछ पीक आउट हो चुका है? वो सिनेरियो क्या है, मुझे बताइएगा। अच्छा, और साथ ही पर्सनल लोन पर भी मुझे बात करनी है, क्योंकि उसका चुकाना बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू होम लोन, है ना? एक एक करके बात करते हैं। हेमंत, पीनल चार्जेस और प्रीपेमेंट चार्जेस नॉर्मली फिक्स्ड रेट लोन्स पे अप्लाई करते हैं, और फिक्स्ड रेट लोन्स में नॉर्मली पर्सनल लोन्स या कार लोन्स होते हैं। होम लोन्स, हमने जो आरबीआई का डेटा देखा है उसके हिसाब से 95% होम लोन्स फ्लोटिंग रेट पे हैं, तो उन पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगने चाहिए। शायद कुछ लेंडर्स सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करें, पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं अगर वो फ्लोटिंग रेट पे हैं। तो अगर आप फ्लोटिंग रेट पे हैं, आपको एक मिनिमम प्रीपेमेंट चुकाना पड़ता है। टिपिकली वो 1 ईएमआई बराबर होता है, और कुछ बैंक्स, कुछ लेंडर्स आपसे शायद ज्यादा 2 ईएमआई या 3 ईएमआई भी मांग सकते हैं। सो फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग का ये डिफरेंस है। दूसरी बात आपने पूछी बेंचमार्क्स की। देखिए, बेंचमार्क्स में हमने जो डेटा देखा है वो सितंबर तक का डेटा था। आरबीआई ने मार्च में रिलीज किया था, और उसमें ये दिख रहा था कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वहां पे अभी भी काफी सारे लोन पुराने बेंचमार्क से लिंक्ड हैं। प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में जो लोन्स हैं, जो फ्लोटिंग रेट लोन्स दिए जा रहे हैं, जैसे होम लोन्स हैं, वो रेपो रेट से लिंक्ड हो गए हैं। तो वहां 75 से 80% लोन्स अभी रेपो पे आ गए हैं, और अगर आपका लोन रेपो पर है तो एक क्वार्टर में जितने भी रेपो रेट चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उतनी ही मात्रा में आपका रेट रीसेट हो जाएगा। तो रेपो रेट अगर 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ तो आपका रेट इमीडिएटली एक क्वार्टर के अंदर 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट ऊपर गया तो एक क्वार्टर के अंदर उसी मात्रा में आपका रेट उतने ही मात्रा से चेंज हो जाएगा। अगर आपके लोन्स 2020 से पहले के लिए गए हों या 2016 के पहले लिए गए हों, तो आपके लोन्स पुराने बेंचमार्क्स पे हैं, और पुराने बेंचमार्क्स में हमने देखा है कि रेट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। एमसीएलआर और बेस रेट पे जो आप रेट अभी आज के दिन जो रेट चुका रहे होंगे वो शायद मार्केट रेट से 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट शायद ज्यादा हो। तो ये आपको अपने लिए चेक करना पड़ेगा कि आप मार्केट रेट से कितना ज्यादा चुका रहे हैं। और अगर आपकी रेट मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा है तो मे बी आपको रीफाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए। रीफाइनेंस करना हमने काफी बार इस शो पर डिस्कस किया है। आप अपने खुद के लेंडर के पास जा सकते हैं, मिनिमल पेपर वर्क और छोटे मोटे प्रोसेसिंग फी के साथ आप कह सकते हैं कि मुझे एक कम रेट वाले लोन पे शिफ्ट कर दीजिए, या फिर आप अपना लोन बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और लेंडर के पास जो आपको बेहतर रेट दे रहा हो, बेहतर सर्विस दे रहा हो। और इसमें थोड़ा ज्यादा पेपर वर्क होता है,
और थोड़े ज्यादा चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेश लोन है। वो शुरू से प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन, आपके इनकम की इन्वेस्टिगेशन, आपके क्रेडिट स्कोर की इन्वेस्टिगेशन शुरू से होगी। तो टाइम, पेपर वर्क, कॉस्ट वहां पे थोड़ा ज्यादा होते हैं। पर अगर आपका काफी सारा लोन बाकी है और लोन में काफी सारा समय बाकी है, तो आप जो भी उस ट्रांसफर प्रोसेस में खर्च कर रहे हैं, वो शायद आप 1 से 1.5 साल में आप रिकवर भी कर लेंगे। और जितने एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं, हमने ये देखा है कि जो बैलेंस ट्रांसफर कॉस्ट होते हैं, वो लोन का करीब आधा से 1% बराबर होते हैं टिपिकली, और वो इजीली रिकवर भी हो जाते हैं। पॉइंट ये है, तो अगर आपका लोन मार्केट रेट के हिसाब से ज्यादा महंगा है, तो आपको डेफिनेटली रिफाइनेंस कंसिडर करना चाहिए, कविता। और इसके अलावा आपने पर्सनल लोन की बात की है। पर्सनल लोन टिपिकली फिक्स्ड रेट होते हैं और वहां प्रीपेमेंट चार्जेस लगते हैं, और उनके टेनर्स छोटे भी होते हैं, टिपिकली 4-5 साल के ही होते हैं ऐसे लोन्स। और जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं, वो तो और भी छोटे होते हैं, टिपिकली अंडर 1 ईयर। वहां पे आपको अपने लेंडर से समझ लेना चाहिए कि प्रीपेमेंट चार्जेस क्या हैं, प्रीपेमेंट पेनल्टीज क्या हैं, और आपको इन लोन्स को पूरा चुका देना चाहिए, अगर आपकी ऐसी ऑब्जेक्टिव है कि आपको डेट फ्री होना है, तो कविता। राइट, चलिए चर्चा को समेटने का भी समय आ गया है, लेकिन कहाँ दाव लगाना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, वो सवाल पूछना ज़रूरी है सुनील सर को। तो जाते जाते सर ये बताते जाइए, स्टॉक पिकिंग तो आप बात नहीं करेंगे, कुछ सेक्टर्स ही बता दीजिए जिनके स्टॉक पिक किए जा सकते हैं निवेशकों और दर्शकों के जरिए। देखिए, आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की वापसी अगर आप मान ले हो जाएगा, और तो फिर पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने जो किया है वो 5 साल के लिए कंटिन्यू और स्ट्रॉन्गर तरीके से बढ़ाएगी। वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के अंदर एक मार्केट के अंदर सेक्टर्स जो बेनिफिट कर सकते हैं वो होते हैं सीमेंट, स्टील, इंडस्ट्रियल गुड्स, और फिर आप उसके साथ देखेंगे तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी एक कैपेसिटी क्रिएशन में सपोर्ट करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म बुल साइकिल के अंदर भी आज गए हैं। आज थोड़े वैल्यूएशंस बढ़ गए क्योंकि ये उम्मीद ऑलरेडी प्राइसेस में है, मगर मेरा मानना है कि ये सिक्लिकल है। तो एक्चुअल आने वाले दिन में जो अर्निंग्स आएंगे वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आएंगे, तो उसमें और भी प्राइस बढ़ने का एक आशा रख सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के पीछे आप देखें तो इसका होता है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, मगर उसके साथ पीएलआई का स्कीम जो है वो एसेंशियली लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स को सपोर्ट दे रही है। तो पीएलआई को एक्सपेंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक ताकत आएगी उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिया का पर कैपिटा इनकम और ज्यादा युवा को जॉब्स मिलेंगी तो खर्चा करेंगे। तो मेरे लिए ये पर कैपिटा इनकम यानी 2030 जब ये टर्म 2029 में खत्म होगी, आज से लेकर शायद दुगना हो जाए पर कैपिटा इनकम, यही एक्सपेक्टेशन है। यानी 2000 के करीब जो है आज 2021 के करीब, वो बढ़कर 4,500 से 5,000 तक पर कैपिटा इनकी बढ़त की स्टोरी। तो उसका इम्पैक्ट दो चीजों के ऊपर होगा। एक, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक चीजों से आगे बढ़कर हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। यानी आज छोटा गाड़ी चल रहा है तो बड़ा गाड़ी, छोटा घर है तो बड़ा घर। तो ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का स्टोरी इस पर कैपिटा इनकम के पीछे बहुत लंबा एक स्टोरी है। तो उसके पीछे निवेश करना भी, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होगी, ऑटो होगी, और हाउसिंग और रियल एस्टेट कंपनीज, ये तीन उसका फायदा उठा सकते हैं। एट द सेम टाइम एक लिमिट होता है कि कितना आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनकम दुगना होगा तो डेफिनेटली सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगी। पिछली बार जब 1000 से 2000 हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी 2012 से 2023 तक, उस पीरियड में बैंक डिपॉजिट सेविंग्स का 3 गुना बढ़त हुआ था। अब अगली बार जो दुगना होगी पर कैपिटा इनकम, तो सेविंग्स बास्केट फिर दुगना, 3 गुना या 4 गुना हो सकता है। मगर इस बार पूरे बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट में नहीं जाएगा, मगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस की स्कीम होते हैं, एआईएफ, पीएमएस, वहां पे जाएगा। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक होता है लेंडर जो फायदा उठा रहा है, मैं दूसरा होता है जो सेविंग्स को इकट्ठा कर रहा है। तो स्टॉक ब्रोकर से लेकर आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को से लेकर एएमसीज को लेकर इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एक्सपेंशन स्टोरी में शामिल होंगे। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म बेट्स आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छी सेक्टर है। और फाइनेंस सेक्टर में बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश आज 70-80% गवर्नमेंट की कैपेक्स पुश है, मगर आज भी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स साइकिल अभी थोड़े
बड़ी होती हुई दिख रही है। तो ये अगर अगले 3-4 साल में तेजी पकड़े तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स बट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक्स का लेंडिंग भी बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। तो इसमें नेचुरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जनरली कॉर्पोरेट लेंडिंग में, रिटेल लेंडिंग में एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज्यादा शेयर होता है, मगर कॉर्पोरेट लेंडिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का हाथ ज्यादा होता है। तो एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग बुक की ग्रोथ के पीछे इसके साथ एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन का भी एक्सपेंशन आपको देखेंगे, तो ये भी मैं कहूंगा एक अच्छा मीडियम टर्म बेट है। तो मैंने 3-4 सेक्टर आपको बता दिए जो एक 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम से आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं इन सेक्टरों में। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चर्चा निकल कर आ गई है, जहां पर कर्ज से लेकर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निवेश की बात हो गई है। बाजार आने वाली वक्त में कहां किस ओर करवट ले सकता है उसका भी आकलन हमने कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए आज, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अब हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद क्या होगा, ब्रेक के बाद हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव फ़ोन कॉल पर जुड़ेंगे, यूट्यूब पर भी जो सवाल आप भेज रहे हैं वो भी शामिल करेंगे, और आपके सवालों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए श्वेता रजानी हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद।